दोस्तों नमस्कार। अक्सर कई लोग किसी के पास सलाह लेने जाते हैं कि मेरी ये समस्या है, मेरी वो समस्या है, और वो लोग वैसे तो सामने कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके अंदर मन में यही चलता रहता है, तेरी समस्या है, इसमें मेरा क्या। इसी तरह समाज में कई सारी विकृतियां पैदा होने लगी। दहेज प्रथा एक कुप्रथा के रूप में एक प्रांत से प्रारंभ हुआ। यह कुप्रथा आज इसने पूरे भारत को ग्रसित करके बैठा हुआ है। यह दहेज प्रथा एक प्रांत से प्रारंभ हुआ और एक वहाँ से प्रारंभ होकर आज इसने एक कुरीति का रूप ले लिया है। ऐसे ही आप अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आपको लगता है ऐसा करने से उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन शायद आपको ना मालूम हो यह आत्मा, यह शरीर और यह मन आपस में जुड़े हुए हैं। किसी एक पे विकृति आती है, उसका असर बाकी दोनों पर पड़ता है। अक्सर आप गलत गलत चीज़ें देखते हैं, आप एक्शन से भरी चलचित्र देखते हैं, आप अश्लीलता से भरी हुई साहित्य पढ़ते हैं या ऐसे दृश्य देखते हैं, और आप सोचते हैं कि इससे शरीर को क्या नुकसान होगा, या आत्मा को क्या नुकसान होगा, या मन को क्या नुकसान होगा। यही आप भूल कर बैठते हैं। एक छोटी सी कहानी फिर मैं आपको समझाऊं कि ये कैसे आपको असर डालती है। एक कसाई हुआ करता था। कसाई के घर पे कबूतर भी थे, मुर्गे भी थे, बकरे भी थे। इस तरह से वह कसाई का अपना काम किया करता था, मटन वगैरह, चिकन वगैरह बेचा करता था। उसके घर एक चूहा भी था, और चूहा वहाँ का सब खाद्य सामग्री खाकर बहुत तंदुरुस्त हो गया था, और आए दिन वह घर पे कुछ उल्टे पुल्टे काम कर देता था। कभी कुछ कुतर देता था, कभी कुछ कुतर देता था। इससे कसाई दंपति जो थे वे बहुत क्रोध में आए, और उन्होंने ठाना कि अब इस चूहों का कुछ इलाज ढूंढना होगा, और वे बाज़ार गए। बाज़ार से उन्होंने एक चूहेदानी खरीद कर लाई। चूहेदानी जब खरीद कर लाए और चूहे ने देखा कि अब ये मुझे फंसाने के लिए ये मशीन आई है, वह सचेत हो गया, और वह सबसे पहले गया कबूतर के पास। उसने कबूतर से मदद मांगी कि कबूतर भाई, जो कसाई भाई है उसने मुझे पकड़ने के लिए चूहेदानी लाया हुआ है, और अब तो मेरा जीवन लीला समाप्त हो जाएगी, वह मुझे पकड़कर मार डालेंगे। उसने बकरे को नहीं बचाया, उसने मुर्गे को नहीं बचाया, उसने तुमको नहीं बचाया, वह तो मुझे मार ही डालेगा उस चूहेदानी से। तब कबूतर बोलता है कि भाई ये तेरी समस्या है, इससे मुझे क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तेरी समस्या है, तू जान। अब चूहा कुछ मदद की आशा से मुर्गे के पास पहुंचता है और बोलता है कि मुर्गा भाई, कसाई भाई ने यह चूहेदानी लाई है और वह मुझे पकड़कर मार डालना चाहता है, इसमें मेरी कुछ मदद करो। अब जो मुर्गा है वो बोलता है ये तेरी समस्या है, तेरा प्रॉब्लम है, ये मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तू पकड़ के तुझे क्या करता है या नहीं पकड़ता है। चूहा फिर निराश होता है। अब वह जाता है बकरे के पास। बकरे से भी वही जवाब मिलता है कि ये तेरी समस्या है, इससे मुझे क्या, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस रात चूहेदानी में कसाई दंपति ने कुछ खाद्य सामग्री डालकर उस चूहेदानी को चूहे पकड़ने के लिए रख दिया। अब जब चूहेदानी को पकड़ने के लिए रखा था तो चूहा तो सचेत था, लेकिन वहाँ एक सांप घुस गया और सांप उस चूहेदानी में फंस गया। अब सुबह जब उजाला नहीं हुआ था, किसान की जो पत्नी थी कसाई की, वह उठी और उसने सोचा कि चूहा पकड़ में आ गया होगा, और उसने चूहेदानी पर हाथ डाला, और जैसे ही हाथ डाला सांप ने उसे डस लिया। अब कसाई जो है तुरंत उसे लेकर हकीम के पास गया। हकीम ने उसे कुछ जड़ी बूटी दी, कुछ दवाइयाँ दी, और कहा कि इसे जल्दी से कबूतर के खून से इसकी मालिश करो। इसके कबूतर से खून से इसकी मालिश होनी चाहिए, और कबूतर का इसे गोश्त खिलाओ। अब बारी कबूतर की थी। कबूतर को काटा गया, उसके खून से मालिश की गई, जहाँ पर सांप ने काटा था उसके गोश्त को खाया गया। कसाई की पत्नी जो है वह थोड़ी मोड़ी ठीक होने लगी। तो उसे देखने के लिए कुछ रिश्तेदार आए हुए थे। उन रिश्तेदारों ने देखा कि ऐसा ऐसा हुआ है। उसमें से किसी ने सलाह दे दी कि भाई तुम मुर्गे का गोश्त क्यों नहीं खाते हो, मुर्गे के गोश्त में प्रोटीन होता है,
शरीर को बनाने की उसमें क्षमता होती है। मुर्गे का गोश्त खिलाओ, विशेषकर उसकी कलेजी खिलाओ, उससे शरीर जल्दी रिकवर होगा। अब किसकी बारी? कबूतर के बाद मुर्गा भी कटा और वह गोश्त सब परिवार ने खाया। अब कसाई की पत्नी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। जब पूरी तरह ठीक हुई, सर्प के दंश से भी वह बच निकली, तो एक पार्टी का आयोजन किया गया कि हमने जीवन पुनः पाया। अब कौन कटा? बकरा। बकरा कटा, सब में बटा, है ना, और सब ने बकरे का गोश्त लेकर खूब चटकारे लिए। अब ये देखिए, इसी कबूतर ने कहा था तेरी समस्या मेरा क्या। उसी मुर्गे ने कहा था तेरी समस्या मेरा क्या। उसी बकरे ने कहा था तेरी समस्या मेरा क्या। हमारे साथ भी वही होता है। हम इस मन, आत्मा और शरीर को 3 भिन्न भिन्न रूप में देखते हैं, जबकि यह सब जुड़े हुए हैं। विश्व के महान दार्शनिक, विश्व के महान फिलोसोफर, विश्व के सभी देवात्माओं ने इस शरीर, मन और आत्मा को एक ही रूप कहा है। इस शरीर पर आई विकृति मन पर असर डालती है, मन पर आई विकृति आपके आत्मा पर असर डालती है। इसी प्रकार आत्मा में आई विकृति का असर आपके मन पर और शरीर पर भी पड़ता है। जब आप गलत गलत चीज़ें करते हैं, गलत गलत ऊर्जाओं में अपने आप को जोड़ते हैं, गलत गलत काम करते फिरते हैं, तो यह केवल शरीर को ही नहीं, आपके मन को और आपकी आत्मा को भी कमज़ोर करता है। शरीर कमज़ोर हो, उसे बनाया जा सकता है। मन कमज़ोर हो जाए, उसे फिर से सुदृढ़ योग्य गुरु के पास जाकर सुदृढ़ बनाया जा सकता है। लेकिन अगर आत्मा में दोष आ गया, फिर उसे कौन सुधारेगा? वैसे भी सद्गुरुओं की बहुत कमी है। कैसे ढूंढेंगे अपना सद्गुरु? कौन आपको ठीक कर पाएगा? इस सूक्ष्म बात को समझिए। और ऐसा नहीं है कि तेरी समस्या है मेरा क्या है। और केवल हमारे स्तर पर नहीं, यह हमारे समाज के स्तर पर भी यही बात लागू होती है। हमें लगता है उसकी समस्या है, मेरी क्या। यही दहेज प्रथा एक संप्रदाय से चालू हुआ, आज यह पूरे भारत में फैल गया है। रिश्तों की नजाकत को देखिए, जहाँ पे सौदे किए जाते हैं रिश्तों के, इतना तो इतना, आपकी बेटी आएगी, इतने पैसे लाएगी। मतलब विवाह जैसी चीज को भी सौदेबाजी बना दी गई है। और फिर आप कहते हैं तेरी समस्या मेरी क्या। तेरी समस्या, मुझे इससे क्या प्रॉब्लम। तेरी यह समस्या, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पड़ता है। समाज में या कहीं भी एक विकृति आ जाए, एक कोढ़ आ जाए, उसका असर आप पर पड़ेगा ही पड़ेगा। अब यह मौके मौके की बात है कि यह आप पर कब बीतेगी। फिर आप ऐसा मत कहिए, नहीं तो आप भी उस मुर्गे की तरह, कबूतर की तरह और बकरे की तरह कटेंगे। फिर मत बोलिएगा ये तेरी समस्या मेरा क्या।